हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की बात हम अक्सर करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर इसी उद्देश्य से बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से इस युद्ध में जीत हासिल की। बड़ी बात क्या है? इस युद्ध ने एक बात साफ कर दी कि पाकिस्तान से हम जब लड़ रहे थे तो पाकिस्तान अकेला नहीं, उसके साथ टर्की था, उसके साथ उज़्बेकिस्तान था, उसके साथ चीन था, उसके साथ और दूसरी ताकतें थी जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है रोजाना की तरह एडवोकेट अब्दुल कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, पहलगाम अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था और मोदी सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है अब बाद में भी जारी रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जैसे मानसून सत्र शुरू हुआ, मोदी जी ने भाषण दिया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत कुछ कहा। तो क्या ये अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है? और दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ देने वाले चाइना, जिसके बताया जा रहा है कि उसके जहाज इतने एडवांस हैं, उसके एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वो हो चुके हैं, उसके सामने हम कहाँ टिक रहे हैं हमारी सेना? क्योंकि जनरल जो हमारे सीडीएस हैं उन्होंने कहा कि नए ज़माने की लड़ाई के लिए नए ज़माने के हथियार चाहिए। तो हम कितने टेक्निकल हैं उनके सामने, कहाँ स्टैंड करते हैं, वो भी बताएं। 2 दिन बाद ही संसद में बहस होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और उसको लेकर अभी तक बड़ी गलतफ़हमियाँ फैली हुई हैं। मोदी जी ने 21 तारीख को संसद के बाहर, संसद का सत्र शुरू होने से पहले एक बात कही थी और वो बात ये कही थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर का विजय उत्सव मनाएँगे। और विजय उत्सव का मतलब होता है कि आपने पूरी तरह से, पूर्ण तरह से हर क्षेत्र में पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल कर ली है। और दूसरी ओर हमारे जो सेना के जो सीडीएस हैं, अनिल चौहान, वो फिर कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। और जारी है तो उसका क्या रूप है, क्या उसकी भूमिका है, इस बारे में कोई बताता नहीं कि क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो जनता को पता न होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अपने जिन मकसद को लेकर शुरू हुआ था, क्या वो मकसद पूरे हो गए हैं? और क्या वो पूरा हो गया है? और क्या उसमें हमने जीत हासिल की है? तो ये तो एक वर्ज़न हुआ जो मोदी जी दे रहे हैं। एक वर्ज़न है जो सेना अध्यक्ष और सेना के दूसरे लोग जो है रोज़ देते हैं। सेना अध्यक्ष ने कहा है कि अभी लड़ाई जारी है और उन्होंने एक लंबा-चौड़ा एक वक्तव्य दिया है कि काइनेटिक वॉरफेयर जो है वो जारी है। उन्होंने ये कहा है कि अभी हमें शस्त्र और शास्त्र, यानी हमें लड़ाई जो है सिर्फ़ शरीर से ही नहीं लड़नी, फ़िज़िकल तरीके से नहीं लड़नी, दिमाग से भी लड़नी है। और उसकी उन्होंने मल्टी डायमेंशन बताई हैं कि ये लड़ाई वॉरफेयर अब जो है, सीमाओं पर नहीं होता, सेनाओं के बीच में युद्ध नहीं होता। ये नहीं होता कि हिंदुस्तान की जो स्थल सेना है, वो पाकिस्तान की स्थल सेना से लड़ रही है, हमारी वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना से लड़ रही है, हमारी नौसेना पाकिस्तान की नौसेना से लड़। अब लड़ाई होती है परसेप्शन की। आप किस तरह उसकी एक भूमिका पूरी दुनिया को बताते हैं और समझाते हैं। किन-किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप उसकी भूमिका बनाते हैं, वो मीडिया के माध्यम से भी लड़ा जाता है और दुनिया में जो काइनेटिक वॉरफेयर है, उसके हिसाब से लड़ा जाता है। अब ये काइनेटिक वॉरफेयर एक ऐसा शब्द है, जो जनता को शायद ही समझ आए, नेताओं को भी नहीं समझ आता। जितने आपके 542 लोकसभा के सांसद हैं और 240 राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी नहीं बता सकते कि काइनेटिक वॉरफेयर क्या है। काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब है कि लड़ाई अब जो है, युद्ध के मैदान में सेनाओं द्वारा नहीं लड़ी जाती। ये अचानक आपकी जो आक्रामक क्षमता है, आपकी जो कंप्यूटर में एक्सपर्टाइज़ है, आपके हथियारों का आधुनिकीकरण है, आपकी मिसाइल हैं, आपकी जो सैटेलाइट हैं, उसके माध्यम से ही आप लड़ाई लड़ते हैं। अब एक बड़ी बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की बात हम अक्सर करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर इसी उद्देश्य से बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से इस युद्ध में जीत हासिल की। बड़ी बात क्या है? इस युद्ध ने एक बात साफ कर दी कि पाकिस्तान से हम जब लड़ रहे थे तो पाकिस्तान अकेला नहीं, उसके साथ टर्की था, उसके साथ उज़्बेकिस्तान था, उसके साथ चीन था, उसके साथ और दूसरी ताकतें थी जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ।
अब ये सारी ताकतें मिलकर एक परीक्षण कर रही थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, और हम समझते हैं कि हमने अपने हथियारों का परीक्षण किया पाकिस्तान के मैदान में, अपनी ब्रह्मोस्त्र छोड़कर, अपनी S-400 छोड़कर, और पाकिस्तान और चीन और टर्की ये मानते हैं कि हमने वो डाटा इकट्ठा किया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 86 घंटे की लड़ाई में इकट्ठा हुआ। वो था PL-15 जो उनकी मिसाइल है उसका, वो जो पाकिस्तान के जो जहाज हैं 10 और 15 वाले, वो जो टर्की के बहुत सारे जो ड्रोन हैं उनका, और एक सबसे बड़ी बात है कि रियल टाइम इमेज जो चीन ने पाकिस्तान की सेना को अपने सैटेलाइटों के माध्यम से दी, और वो सैटेलाइट कितने हैं? चीन के पास इस समय 330 ऐसे रियल टाइम सैटेलाइट हैं जिनका वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एक-एक पल की खबर दे रहा। अब जो लड़ाई का ये जो तरीका है, उसमें क्या आता है? ये आता है कि जब हमने हमला किया तो हमारी सेना, हमारे जहाज, हमारी वायुसेना के जहाज जो थे, हिंदुस्तान की सीमा पे थे, हिंदुस्तान की सीमा उन्होंने पार नहीं की। और हमारी जो रूटीन जो सॉर्टी जिसे बोलते हैं, हमारे पायलट कि वो रोज़ अपनी युद्धाभ्यास की एक फ्लाइट लेते हैं और वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। वो सॉर्टी मारने गए थे 84 जहाज। लेकिन जैसे ही वो उड़े, उससे पहले ही चीन ने पाकिस्तान की सेना को बता दिया कि हिंदुस्तान की 84 जहाज की मूवमेंट एक साथ हो रही, और इसी से उन्होंने एनालाइज़ किया कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। और उससे पहले ही हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने खुद माना कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम तुम्हारे आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। तो एक तो कोड़ और उसमें खाज, और खाज के साथ आप देखिए एक्जिमा। हुआ ये कि उन्हें पहले बता दिया कि हम हमला कर रहे हैं। चीन ने बता दिया भई 84 जहाज़ तैयार हैं, और जब हमारे जहाज़ जुड़े उससे पहले पाकिस्तान के जहाज़ों ने हमारे इन जहाज़ों को देख लिया, और देखकर 250 किलोमीटर पहले ही उन्होंने PL-15 जो मिसाइल है, वो हिंदुस्तान के इन जहाज़ों पर छोड़ दी। और जब तक हमारे जो पायलट थे, इन चीज़ों को समझ पाते, क्योंकि पायलट की आँख जो है वो द एक आदमी की आँख तो 1 किलोमीटर दूर देख सकती है। बाज की आँखें माना जाता है वो 40 किलोमीटर तक देख सकती है। लेकिन पायलट उड़ाते हुए जब जहाज में होता है, तो उसको सारी सूचना जो है कंप्यूटर से मिलती है। तो पाकिस्तान ने चाइनीज़ सपोर्ट से हमारे जो राफ़ेल हैं, हमारे सुकोई हैं, हमारे मिग हैं, उनके कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया, सीज़ कर दिया। और सीज़ करने से क्या हुआ कि हमारे पायलट्स को कुछ नहीं पता चला, और जब उन्हें पता चला कि भई ये मिसाइल मेरे जहाज को टकराने जा रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और तब तक जहाज़ों में हमारे 5-6 जहाज़ों का नुकसान हुआ। भारत अभी नहीं मानता। अब संसद की बहस में एक बड़ा मुद्दा उठेगा कि क्या भारत ये मानेगा, संसद के पटल पर लोकसभा में और राज्यसभा में 16 घंटे की बहस हो रही है कि हमारे कितने जहाज़ों का नुकसान हुआ, हमारे कितने पायलटों का नुकसान हुआ, कितने पायलटों को चोट लगी, कितनी थल सेना के लोगों का नुकसान हुआ, कितनी जो सिविलियन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान हुआ। क्योंकि हमारे जो देश के जो हमने मिस्टर डोभाल हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे काँच भी नहीं टूटा, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो सच क्या है? सच वो है कि जनरल जो सीडीएस हैं हमारे अनिल चौहान, जो उन्होंने शंग्रीला डायलॉग में बोला, जो हमारे इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार हैं, उन्होंने बोला, या हमारे जो वायुसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने बोला। किसने सच बोला? ये देश की जनता को जानने का हक है, और ये बहस होनी चाहिए और पता चलना चाहिए। अब जो लड़ाई है, अब जब हमारे सेनाध्यक्ष कहते हैं कि भई अभी जो है, युद्ध की तैयारियों में हम बहुत पीछे हैं। कितना पीछे? ये भी जानना पड़ेगा। जब आप किसी दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, तो हर आदमी को अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी, दोनों को जानकर ही अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गलतफ़हमी के शिकार होते हैं, तो जिस तरह से हमारे 6 जहाज़ों को नुकसान हुआ,
उससे ज़्यादा भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हमारे जो एक सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने कल बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि हमने 50 से कम ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। जनता का सवाल एक ही है कि भई जब तुमने 50 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, तो 100 का और इस्तेमाल कर लेते। 150 मिसाइल का इस्तेमाल अगर भारत 3 दिन करता, मान लीजिए 10 के बाद 11 मई, 12 मई, 13 मई, तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। अब बर्बाद हो जाता तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता? ऑपरेशन सिंदूर का एक अघोषित लक्ष्य एक ही है कि हमें पीओके पर कब्ज़ा करना है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए था। जब हम पाकिस्तान को सैन्य रूप से तबाह कर देते, तो हमारी जो स्थल सेना है, जिसकी संख्या तकरीबन 6 लाख है, जो जम्मू कश्मीर में तैनात है, वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के उस हिस्से को हिंदुस्तान में मिला लेती, जो हिंदुस्तान का है। 370 धारा हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पाक अधिकृत इलाका है, वो पाकिस्तान का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हिंदुस्तान का है। मोदी सरकार ने जब 370 धारा अनुच्छेद हटाया, तो क्या किया? पूरे जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाँट दिया। एक हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर और एक जो बड़ा हिस्सा है, वो है लद्दाख। लद्दाख का जो बड़ा हिस्सा है, वो अक्साई चीन के कब्जे में है और उसी का एक बड़ा हिस्सा पाक अधिकृत लद्दाख। अब हम लद्दाख शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम पाकिस्तान को अगर ये कहें कि हम नेगोशिएटिंग टेबल पर आएँगे, समझौता वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम कौन से हिंदुस्तान के हिस्से की बात पाकिस्तान से करना चाहते हैं, ये भी भारत सरकार को बताना पड़ेगा। क्या हम जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हम लेना चाहते हैं? या जो हिस्सा हमारा लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है, उसका जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में वो लेना चाहते हैं? तो ये भी एक सरकार को अपनी बात बतानी पड़ेगी। मेरा सुझाव भारत सरकार को पहले भी रहा है, अभी भी रहा है कि उसे इस जो दुविधा का अंत करना चाहिए और इस दुविधा का अंत करने के लिए एक ही उपाय है कि जम्मू और कश्मीर को पुनः एक राज्य बनाए। जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों मिलकर एक राज्य बन जाएँगे, पूर्ण राज्य बन जाएँगे, तब ऐसी हालत में हम पाकिस्तान से नेगोशिएटिंग टेबल पर किसी भी तरह का भ्रम ना रखते हुए अपनी बात को मजबूती के साथ पाकिस्तान को मजबूर करके कह सकते हैं कि भई तुम हमारे साथ आओ। हमारा हिस्सा हमें दो और हिंदुस्तान के साथ लड़ाई की जो बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जो जड़ है वो खत्म। लेकिन सरकार का ध्यान मेरी इस बात पर नहीं है। हो सकता है दूसरे लोगों का ध्यान जाए, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब पाकिस्तान के लिए भी ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। उसके जो सेनाध्यक्ष हैं, जिनको फील्ड मार्शल का पद मिल गया है, पहले तो वो जाकर मिले अमेरिका के राष्ट्रपति से और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपने साथ बुलाया, खाना खिलाया, उनका सम्मान बढ़ाया। उसके बाद अब वो चीन गए हुए हैं। अब आप देखिए चीन गए हुए हैं जनरल मुनीर, आसिफ मुनीर और जनरल मुनीर वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? जनरल मुनीर वहाँ जाकर पाकिस्तान के लिए, वहाँ की सेना के लिए चीन से कितना ज़्यादा कोऑपरेशन अंदर तक हर चीज़ में वो कोऑपरेशन लें, उसकी कोशिश कर रहे हैं। और चीन के वाइस प्रेज़िडेंट से भी मिले वो, चीन के रक्षा मंत्री से भी मिले, चीन के दूसरे लोगों से मिल रहे हैं और उनकी ये यात्रा सैनिक और राजकीय दोनों यात्रा है। और पाकिस्तान का दूसरा आदमी क्या कर रहा है? उनके वो प्रधानमंत्री हैं इसहाक डार, विदेश मंत्री भी हैं। इसहाक डार ही पहला आदमी है जिसने कहा था जी हमने 6 हिंदुस्तान के जहाज गिरा दिए। पहले का 5 गिरा दिए फिर कहा 6। वही अब कहाँ गए हुए हैं? वो भी अमेरिका गए हुए हैं। वो भी अपनी पींगे अमेरिका के साथ बढ़ा रहे हैं। अमेरिका को पूरी तरह से काबू में ले रहे हैं। तो पाकिस्तान कितने फ्रंट पर काम कर रहा है? पाकिस्तान चीन के फ्रंट पर पूरी तरह से लगा हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका के फ्रंट पर लगा हुआ है। पाकिस्तान पुतिन के साथ रूस के फ्रंट पर लगा हुआ है। पाकिस्तान टर्की का समर्थन ले रहा है। पाकिस्तान ईरान का समर्थन ले रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा चौकस है
पहले से ज़्यादा सक्रिय है और पहले से ज़्यादा उसको दुनिया में क्यों इतना महत्व मिल रहा है, ये शायद हमारी सरकार नहीं समझ पा रही। अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसने कि पाकिस्तान को बड़ी पुअर रेटिंग दी थी, सी, वो बढ़ा दी। अब उसकी बी कर दी। यानी पाकिस्तान अब ज़्यादा एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपने को पेश कर सकता है। उसको ज़्यादा लोन मिल सकता है, उसको ज़्यादा पैसा मिल सकता है और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर का फ़ायदा उठाया, वो ऐसे उठाया कि पूरी दुनिया में उसने एक वातावरण बनाया। आज भी मैं देख रहा था बीबीसी पे कि उसके लोग कहते हैं जी जो बैसरन में जो पहलगाँव में हमला हुआ, वो कहते हैं भारत ने करा है और पूरी दुनिया को वो अपनी बात मनाने में लगा हुआ है। हमने 59 सांसदों को भेजा, 31 देशों में भेजा और उनको कहा कि भई तुम अपनी बात कहो, हिंदुस्तान की बात कहो। हिंदुस्तान का पक्ष उन्होंने कैसा रखा, नहीं रखा, मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी मोदी सरकार को बताना है। ये जो 2 दिन बहस चलेगी, 28 और 29 तारीख को लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदनों में सरकार को बताना है कि ये जो प्रतिनिधिमंडल गए थे, इन्होंने क्या सफलता हासिल की। सफलता हासिल की, नहीं की, ये बताना है, उसकी रेटिंग करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो रक्षा तैयारियाँ हैं, वो किस रूप में? जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे सेनाध्यक्ष ने कहा कि हम युद्ध के मैदान में बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारे वायु सेनाध्यक्ष कहते हैं हमें 10-10, 20-20 साल पहले जो जहाज तेजस मिल जाना चाहिए अभी तक नहीं मिला। 6th जनरेशन का जहाज हमारे पास नहीं है, 5th जनरेशन का भी हमारे पास नहीं है। 4.5 जनरेशन के कुछ जो है राफेल हमारे पास हैं। हमारे पास तोपें नहीं हैं, हमारे पास संचार उपकरण नहीं है, काइनेटिक रूप से हम लड़ने के लायक नहीं हैं। और अब चीन क्या कर रहा है? चीन ने ह्यूमनाइड फोर्स बनाई है। हिंदुस्तान के लोगों को अभी ह्यूमनाइड फोर्स नहीं समझ आएगी। ह्यूमनाइड मतलब रोबोट जो सैनिक की तरह रहते हैं, सैनिक की तरह लगते हैं, सैनिक की तरह उनका पूरा चाल-चरित्र चेहरा है, लेकिन वो वास्तव में मशीनी मानव और वो मशीन जो है उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है, कुशलता कितनी ज़्यादा है, एक्सपर्टाइज़ कितनी ज़्यादा है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 21 सालों में चीन ने अपनी सेना में 22 लाख लोगों की कमी की है। चीन की सेना में 22 लाख जो लोग हैं हाड़ मास के वो बाहर हो गए और वो बाहर होने के बाद भी उसकी सेना दिन प्रतिदिन ताकतवर होती जा रही है। और वो कैसे हो रही है? क्योंकि उसने रोबोट का इस्तेमाल किया है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है। उसने दुनिया में जितने ज़्यादा हैक हैं आज के समय में, आप एक बात समझ लीजिए, आधे से ज़्यादा हैकर इस समय चीन के हैं। चीन किसी भी जगह को हैक कर सकता है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि स्पेस एक्स और जो एलन मस्क की जो कंपनी है, उसका सारा संचार नेटवर्क 36 घंटे तक अमेरिका में और यूरोप में सब जगह जो है उसने हैक कर लिया। दिल्ली में भी आप समझिए 3 घंटे तक कल शाम को सारे जीपीएस सिस्टम गायब थे और हमने जो हिंदुस्तान ने अपना 1999 की लड़ाई जो कि कारगिल युद्ध के रूप में हुई थी, तब हमने एक अपना एक जीपीएस बनाया था इंडियन जीपीएस और उस जीपीएस की खबर क्या है? उसके लिए 11 जो सैटेलाइट वो काम कर रहे थे। अब ये खबर है कि उसमें 11 में से 7 सैटेलाइट तो बेकार हो चुके हैं, कबाड़ हो 4 भी जो है कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते। तो नव इंडिया उसका नाम था। वो वाला जीपीएस आज के दिन 26 साल बाद काम नहीं कर रहा और हमारी सरकार इस बारे में कुछ ज्ञान विज्ञान की कोई बात हमारी संसद में होती नहीं, सेना के जनरलों के लेवल पर नहीं होती, आधुनिकीकरण और डीआरडीओ उनके बीच नहीं होती। हम डीआरडीओ को कितना फंड देते हैं, जो अपने शस्त्रों का इस काइनेटिक वॉर का, सैटेलाइट का निर्माण कर सके, वो पता है कितना है? वो हमारे कुल रक्षा बजट का 6% और चीन उससे 200 गुना ज़्यादा पैसा हर साल खर्च करता है और इसीलिए चीन आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है।
डीप सीक मूवमेंट जिसको सब जानते हैं, उसके माध्यम से अमेरिका को चीन ने बड़ी शिकस्त दी। PL-15 मिसाइल से शिकस्त दी, अपने जो जहाज हैं उनसे शिकस्त, और अब वो 7 जनरेशन का जहाज बनाने जा रहा है। ट्रेन बना रहा है जो 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिसंबर में चलेगी। तो आखिर हम ऑपरेशन सिंदूर की जो बात मोदी जी कल करेंगे, क्या वो सच बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? और मैंने जितने सवाल उठाए हैं, क्या उनमें से आधे सवालों का भी वो जवाब देंगे? आप देखिए, मैं भी देखता हूँ कि कितने सवालों का जवाब हमें मिलता है, या सिर्फ़ एक लफ़्फ़ाज़ी वाली भाषणबाज़ी होगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, और लोग सिर्फ़ एक ही बात करेंगे, मोदी, 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 मो बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट्स के लिए। तो आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमसे कोई खबर शेयर करना चाहते हैं, विज्ञापन शेयर करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा हमारा नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।